कि आपने सीएमए क्वालिफाई कर लिया और जब आप जॉब सर्च के लिए निकले, विच इज आवर मेन टॉपिक, कि आपने गवर्नमेंट को क्यों परस्यू किया और आपके स्टेप्स क्या थे? अगर कोई हमें ऑडियंस सुनने वाले जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो क्या स्टेप्स वो होने चाहिए अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या सैलरीज होती हैं, इसके बारे में हमें गाइड कीजिएगा कि एक्चुअली कंप्लीट प्रोसेस का हमें पता चल जाए। एक कॉलीग्स है हमारे, वो रिटायर्ड होने वाले हैं तकरीबन ना, तो मैं सोचा यार इनको जो है कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ इतनी सारी कैलकुलेशन, वो सारी कैलकुलेटर पे लिख लिख के कर रहे हैं, कैसे है? मैंने उनके बारे में पता किया तो मुझे पता लगा ये अपने जमाने में जो है बहुत काबिल थे। फिर उसने मैं सोचने लगा यार एक टाइम ये भी आएगा लोग मेरे बारे में ही सोचेंगे क्या ये एक्सेल पे यूज कर रहा है, क्या ये आईसी में क्वालिफाइड है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर मोहम्मद इकबाल ने। ये सीएमए क्वालिफाइड हैं फ्रॉम आईसीएम इंस्टीट्यूट, और ये गवर्नमेंट सेक्टर में पाक अरब रिफाइनरी, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बड़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या तरीकाकार होना चाहिए, सैलरी पैकेजेस क्या हैं, और क्यों प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के पब्लिक में जाना चाहिए, और इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं लोगों के सामने। जी, ये हमारे लिए जी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने सीएमए को क्यों परस्यू किया? दूसरी भी तो क्वालिफिकेशन है, सीए, एसीसीए है, तो आप वहां क्यों नहीं गए? आपने सीएमए को क्यों परस्यू कर लिया? और बाकी इंशाल्लाह आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर की जर्नी है वो बाद में डिस्कस करते हैं। सही। देखें ये जो है ना, आप अपना कैरियर कैसे सेलेक्ट करते हैं आपको ना बचपन से, कि आपके इंटरनल फीलिंग्स जो होती है ना आपकी, वो डिफाइन होती है आपको खुद ही। अब बचपन से आपको घर वाले सब ये चाहते हैं, बड़ा सब वैसे घर वालों को पता ही होता है बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। राइट। इसके अलावा पता ही नहीं होता कि बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड अवेलेबल है दुनिया में, ये इसके तरफ भी अपना कैरियर परस्यू किया जा सकता है। बिल्कुल तो सही। यही था घर में, यही था कि एनआईटी जाना है, वहां से इंजीनियर बनना है, सब इंजीनियर है खानदान में। मैंने नहीं, मुझे नंबर्स में मजा आता था, बचपन से ही नंबर्स का बहुत शौक था, मैथ्स में अच्छा था। तो एक इस तरह से ना रुझान था मेरा कि नहीं यार ये चीज अच्छी लगती है, इंजीनियरिंग में बिल्कुल मजा मन नहीं आता। तो फिर मैंने आईसी में है, आईसी में के सामने हमारे जिसमें, इसके अलावा मुझे क्रिकेट का शौक था काफी। तो हमारी टीम में थे आईसी में क्वालिफाइड मेंबर्स थे, वेल सेटल थे, तो मुझे उनको देख के काफी इंस्पायरेशन मिली कि नहीं यार अच्छा कैरियर है, अच्छा फील्ड है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए। और राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी फोकस से भी काफी लिंक करता है कि ये नंबर से रिलेटेड है काफी सारा, बिल्कुल। स्ट्रेटेजी से। तो फिर मैंने किया यहाँ पे, पता किया, इन्फॉर्मेशन ली काफी अच्छे से। आईसीएमए में जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे गाइड किया, और इस तरीके से मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई कि मैंने एनआईटी को फिर ड्रॉप किया, इस तरफ नहीं किया। फिर मैं अपने आप को इसी तरफ परस्यू किया कि मैं अकाउंटिंग में फील्ड में करूँ, एक अच्छी फील्ड है। तो काफी मुझे इंस्पिरेशन मिली इस जगह से। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना आपसे हमें ये भी पता चला आपके बारे में कि आपने स्पेशल सर्टिफिकेट या अवार्ड लिया सीएमए में, को जरा उसको भी एक्सप्लेन करें कि वो क्या होता है, कि बच्चों को ये भी पता चले कि डिस्टिंक्शन या अवार्ड किस तरह से ले सकते हैं अगर स्टूडेंट्स इसके पीछे जाना चाहें तो। देखें ये एक ऐसी चीज है कि इसके पीछे जा नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पता है आईसीएमए हो गया, एसीसी हो गया, सी हो गया, इसमें आपका फर्स्ट पहला तो मॉडल आपका ये होता है कि आप पेपर पास कर देते हैं बस, क्योंकि वो जो चीजें वो खुद ब खुद हो जाती हैं। क्योंकि इसमें पेपर पास करना ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप डिस्टिंक्शन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। यही था यही था कि जब अपनी पढ़ाई का जो आपका मेथड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। जब मैं अपने पढ़ाई स्टार्ट की है इसमें, मैं तो शुरू में तो काफी, मुझे जाहिर सी बात है, नए नए जब आप जाते हैं आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको कैरियर पर वहाँ पे जो है अपने आप को मोल्ड करना है उसके हिसाब से। तो उसमें फिर आपके सीनियर जो होते हैं आपको उनसे गाइडेंस लेनी पड़ती है, आपको टीचर को टाइम देना पड़ता है, टीचर से पूछना पड़ता है। टीचर मैं समझता हूँ इसमें टीचर का बहुत अहम रोल होता है। आप उनसे पूछेंगे ना तो वो आपको जरूर गाइड करेंगे, आप उनसे नहीं पूछेंगे तो वो बोलेंगे उनको क्या है, वो पढ़ा रहे हैं आके चले जाएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ एक इल्म का दरिया है। वो आप उनसे जितना पूछेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक मतलब समझने मेरे लिए खुशकिस्मती रही कि जो मुझे टीचर मिला इसमें के दरमियान, और जो मेरा सर्कल रहा फ्रेंड्स का, वो बहुत अच्छा था। तो इसमें सबसे बड़ा मेरे लिए एक एडवांटेज ये था कि मेरे जो ग्रुप फ्रेंड थे उसमें से माशाल्लाह एक दोस्त तो थे, उसने भी डिस्ट्रिक्शन ली फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं था, मैं आया सेकंड सेमेस्टर में ली। तो एक हमारा एक ग्रुप था ना, एक बॉन्डिंग थी।
कि नहीं यार, एक दूसरे से आगे एक आइस में अब लोग क्या आते हैं कि यार पास करना पास करना। हम दोस्तों में आपस में एक रेस थी, हम लोग ये सोचते नहीं थे कि यार वो बच्चा इतना पढ़ा नहीं, हम आपस में यार इसने पढ़ लिया मैंने ये करना है, उसने ये कवर कर लिया तो मैंने इससे ज्यादा पढ़ना है। तो बिल्कुल। ये जो एक रेस थी ना, मैं समझता हूँ इसने सबसे ज्यादा मुझे हेल्प किया है। हम लोग का एक क्राइटेरिया होता था पढ़ने का। अब आप आईसी में गए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है आए क्लास ही चले गए। मेरे दोस्त हम लोग क्या था, हम लोग का क्लास ली, जो सर ने पढ़ाया है हमें, हमने उसी टाइम कर लिया। उसके अलावा अब आईसीएम में हमें एक सिलेबस मिलता है, सिलेबस के अंदर आपको बुक रिकमेंड की जाती है काफी सारी ना। तो अब राइट। उस बुक में से हर टॉपिक को देखना है कि यार इस बुक में कहाँ मिलेगा, इस बुक में कहाँ मिलेगा, उस हर चीज को हमने पढ़ना है। क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही टॉपिक है, अलग अलग बुक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मॉडुलर सेम ही होता है, तो आपने वो पढ़ना है। इसके बाद फिर अब जिस आप जब आप टीचर से पढ़ते हैं आपको अंदाजा होता है टीचर नेक्स्ट डे क्या पढ़ाने वाला है, थोड़ा सा उसको भी कवर कर लिया, ताकि जब आप अगले दिन क्लास में जाएं तो आप जब टीचर आपको समझा आपको समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, तो उसके बिल्कुल। बारे में आपको नॉलेज हो थोड़ी सी, कि पता हो ना, जब आप थोड़ा सा सवाल कर सकें, क्वेश्चन नहीं कर सकें तो आपको, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें वहाँ क्लियर होते हैं, अगर आप पहले से कुछ ना कुछ करे हुए होते हैं तैयारी। राइट राइट। तो ये एक हमारी मेथोडोलॉजी थी जिसका हम फॉलो करते थे। हम दोस्त का जो ग्रुप था पूरा यही फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है जैसे सिलेबस, आईपी में सिलेबस दिया प्रोवाइड किया जाता है, हम उसके ऊपर फोकस करते थे। पास्ट पेपर पे फोकस नहीं होता था हमारा, इंपॉर्टेंस क्या है इसके ऊपर कोई फोकस नहीं होता हमारा। सिलेबस, एक सिलेबस दिया हुआ है, इसकी एक एक लाइन हमें कवर करनी है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो वेटेज एरिया दिया हुआ था वो उस पर फॉलो नहीं होता, आपने जो है हर एक लाइन को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, हर एक लाइन पे से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उनके पास राइट है, तो कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है सिलेबस की। ये बिल्कुल। एक हमारा गोल होता था। अब उसके लिए इंटरनेट से सर्च करना है, उन्होंने हमें नीचे 5-6 बुक लिख के दी, हम लोग 5 के 6 बुक हमें सर्च करनी है, पूरी देखनी है, पढ़नी है। तो बहुत सी चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ जाती थी, बहुत सी चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते थे, बहुत सी चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, सब्जेक्ट वाइज डिफर करती हैं चीजें। तो इस हिसाब से हम, जो हमारी जो मेथोडोलॉजी थी ये थी कि सिलेबस कवर करना है। इन दी एंड ये होता था कि हम ये पास पेपर देख लिए जाए कि क्वेश्चन जो है उसको पूछने का स्टाइल क्या है, किस तरीके से वो पूछा जा रहा है, वो एंड में देख लिया। लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस ये होता था कि हमें सिलेबस A to Z कवर करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। और फिर ये था कि टीचर्स, जहाँ हम, अब देखिए इसमें भी एक मजे की बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने देखा सर ने पढ़ाया, हमने क्लास से सॉल्व किया, सही है चलेगा, सर थे। अब हमारा क्या होता था, सिलेबस से नहीं मिली ना, हम सर के पीछे लग जाते, ये चीज हमें सर नहीं मिली है, हमें चाहिए, या जो चीज हमें मिल गई है वो समझ नहीं आ रही है, तो हम एक टीचर, इवन आईसी में भी कुछ सेमेस्टर में तो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम एक एक नहीं दो दो टीचर से पढ़ते थे। मतलब आईसी में एक ये है कि वहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो एक क्लास ली एक टीचर से, वही सब्जेक्ट दूसरी क्लास में जाके बैठ गया। जैसे आपने, मैं कहूंगा यहाँ पर, कल मैं कोट करूँ, आप थ्री इडियट देखी होगी, उसमें बोलता है इल्म का दरिया जहाँ से बटा है ले लो। तो बिल्कुल। यही होती थी, हम यहाँ यहाँ से बैठे, यहाँ से क्लास ली, दूसरी जगह पे क्लास ले ली, तो फायदेमंद होता था। हर तो हम टीचर से बहुत अच्छी हमारी सलाम दुआ रही इसी चक्कर में कि हम हर चीज पूछते थे, जहाँ हम फंसे वहाँ टीचर से फौरन गाइडेंस लेनी है, तो ये बड़ा हमारे लिए हेल्पफुल रहा इस चीज। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने सीएमए क्वालिफाई कर लिया और जब आप जॉब सर्च के लिए निकले, विच इज आवर मेन टॉपिक, कि आपने गवर्नमेंट को क्यों परस्यू किया और आपके स्टेप्स क्या थे? अगर कोई हमें ऑडियंस सुनने वाले जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो क्या स्टेप्स वो होने चाहिए अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या सैलरीज होती हैं, इसके बारे में हमें गाइड कीजिएगा कि एक्चुअली कंप्लीट प्रोसेस का हमें पता चल जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में डायरेक्ट जब आईसी में क्वालिफाइड किया, तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं किया। पहले 3 महीने केएफसी कपोला ग्रुप, वहां मैंने जॉब की, इंटर्नशिप की। उसके बाद फिर एक गम कॉर्पोरेशन थी, वहां 3 महीने जॉब की। लेकिन जब केएफसी से मैंने ड्रॉप आउट, केएफसी को छोड़ा, तो वहां उस टाइम पाक अरब रिफाइनरी, जो जिस कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ करंटली, वहां पे जो एमटीओ की पोजीशन आई थी। ठीक है। अच्छा, एक खास बात यह है वहाँ पर कि वो एमटीओ चले होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये जाहिर सी बात है काफी अच्छा एरिया है आपको अपना कैरियर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड जो स्टूडेंट होते हैं ना, चाहे वो एसीसी हो, चाहे सी हो, चाहे आईसीएम हो, चाहे सिम हो, चारों क्वालिफिकेशन के सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट ही वो हायर करते हैं। पहली बात तो उनकी ये थी रिक्वायरमेंट। राइट। तो मैं क्वालिफिकेशन थी, फिर उनको मैं अब
उनको अप्लाई किया वहाँ पर। इसके बाद मैं दूसरी जॉब पे लग गया। अभी मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया और मैं दूसरी जॉब पे लग गया। फिर उनका प्रोसेस काफ़ी लंबा था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से सिलेक्शन होनी होती है। तो 1 महीने बाद टेस्ट हुआ आईबीए में, फिर उसके 1 डेढ़ महीने बाद इंटरव्यू हुआ, फिर उसके 1 डेढ़ महीने बाद मेडिकल टेस्ट हुआ। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, क्योंकि वो सिलेक्शन ज़्यादा थी, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं पूरे पाकिस्तान से। तो उसके बाद फिर सिलेक्शन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ पे स्टार्ट किया, सैलरी माशाल्लाह अच्छी है, फिर बेनिफिट भी ज़्यादा है आपका। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है गवर्नमेंट सेक्टर का कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है। हम्म। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप कराची में रहते हुए आपका ट्रैफ़िक, ये चीज़ें पहले ही आपको इतना फेड अप कर देती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल। वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग का वर्ड यूज किया, और जितने भी रिसेंटली मेरे इंटरव्यूज हुए हैं ना सीएमए क्वालिफाइड्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, वो इन चीज़ों पे बहुत जोर दे रहे हैं कि जिस तरह एडवांस एक्सेल है या फाइनेंशियल मॉडलिंग है, इवन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इस तरह की जो स्किल्स हैं ये प्रोफेशनल्स को आनी चाहिए कि जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहाँ पे वो बेहतरीन तरीके से अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है, आपने जो नॉलेज हासिल की है, वो सारी अपनी बुकिश नॉलेज है। आपने रजिस्टर पे सॉल्व करना सीखा है, रजिस्टर अब आप किसी कंपनी में जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई सॉफ्टवेयर ही होगा ना। अब वहाँ पे आप ये पुराने ज़माने का खाता थोड़ी खोल के बैठ जाएँगे, नहीं यार इसका हाँ, इतना था, इतने से बात बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, कोई एक सॉफ्टवेयर मेंटेन होता है, तो उसके लिए एक्सेल तो जैसे आप हर कोई जानता है कि सॉफ्टवेयर एक्सेल बेस्ट है। तो इसमें काफ़ी सारे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, काफ़ी सारी आपको वर्किंग करनी पड़ती हैं, शीट्स होती हैं, तो इसके लिए मैं समझता हूँ एक्सेल तो आपको लाज़मी आना चाहिए। और ये आईसीएमए का एक बेनिफिट ये रहा कि उन्होंने मुझे एक्सेल की ट्रेनिंग करवाई थी, जो हमारा एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा। तो जब भी इस वजह से, और आगे अगर आपको रिपोर्ट्स बनानी है, आपको प्रेज़ेंटेशंस बनानी है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, तो ये तो आपको लाज़मी आना चाहिए। इसके बगैर तो बिल्कुल। समझ लीजिए आप करेंगे क्या? राइट। फिर तो रजिस्टर की दुनिया में वापसी चले जाएँगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और दुनिया आगे तो वैल्यू एडिशन की तरफ जा रही है, आगे जा रही है। फाइनेंशियल अब मॉडल्स जैसे बने कि हैं। आप तो फाइनल मॉडल आ गया, इसका तो पावर बीआई, उसके अंदर पावर क्यूरी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो बहुत आगे जा रहा है। इस पावर एक्सेल को देखते मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, हम तो, अगर आप देखें यूरोप या अमेरिका, वहाँ को देखो, वो पावर भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ निकल गए। बिल्कुल, बिल्कुल तो मैं ऐसे ही। तो सोचता हूँ, मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, मैं तो उनसे काफ़ी पीछे रह गया अभी तक। अब लोग देखें अभी भी तो जो उस है ना वो अपनी स्किल्स पे लाइक काम कर रहे होते हैं लोग, लेकिन उनको अब फिर भी आगाही फैलाने की जरूरत होती है कि आप इन स्किल्स पे जरूर देखिए, काम करें, ये अदरवाइज तो पीछे रहने वाली बात है। ये ना, अब मैं थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक अपने आप में बैठा हुआ आईसीएम, मतलब अपने इंडस्ट्री में ऑफिस में बैठा हुआ, मैं सोच रहा कि एक कॉलीग्स हैं हमारे, वो रिटायर्ड होने वाले हैं तकरीबन ना। तो मैं सोचा यार, इनको जो है कैलकुलेटर पे वो कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ इतनी सारी कैलकुलेशन, वो सारी कैलकुलेटर पे लिख लिख के कर रहे हैं, कैसे हैं? हम्म। तो फिर मैंने देखा, मैंने उनके बारे में पता किया, तो मुझे पता लगा ये अपने ज़माने में जो है बहुत अच्छे थे, बहुत काबिल थे। तो मैंने सोचा, फिर उस दिन मैं सोचने लगा, यार एक टाइम ये भी आएगा, लोग मेरे बारे में ही सोचेंगे, क्या ये एक्सेल पे यूज़ कर रहा है? क्या ये हम्म। आईसी में क्वालिफाइड है? हाँ, तो बिल्कुल। जब टाइम इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, इतनी डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं कि आपको कंटीन्यूअस डेवलपमेंट तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यहाँ पे आपने एक और बात की थी वर्क लाइफ बैलेंस का। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को एनालाइज करें, स्पेशली ऑडिट फर्म्स या कंसल्टेंसी फर्म्स को, और अभी आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना चाहेंगे वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, कि किस तरह से फायदे होते हैं इंसान को अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो? देखिए, ये अपनी चॉइस के ऊपर है। बहुत से लोग ये होते हैं कि शुरू, अब उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, उसको देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि यार आप प्राइवेट सेक्टर पे चले जाएँ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की तरह। अब मेरे ऊपर थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मैंने देखा मुझे वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत है, मुझे अपने पेरेंट्स को टाइम देना है। अब अगर मैं नहीं समझता एक ईवाई या ऑडिट फर्म में एक बंदा है या एडवाइज़री फर्म में बंदा है, तो वो इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है। हम्म। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है मुझे वहाँ पर। ये है कि थोड़ा-सा आप ये कह सकते हैं कि हम वहाँ पे जो ग्रोथ होती है, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है, यहाँ का थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बस ये एक डिफरेंशिएट आती कर सकते हैं हम इन दोनों सेक्टर्स में, अदरवाइज़ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से आगे चलना है। ऑल राइट। चलिए मोहम्मद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और स्पेशली जो आपने बात की वो डिस्टिंक्शन वाला, वो अपने ग्रुप वाली, वो बहुत खूबसूरत बात थी। और स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही करना चाहिए ताकि वो भी अपनी
क्वालिफिकेशन की जानिब जल्दी से जल्दी आगे इसको सक्सेसफुल करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा गाइड किया आपने। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।